पूज्य कालिका पीठाधीश्वर श्री महंत सुरेंद्रनाथ जी और हमारे पूज्य श्री बोड़ा महादेव के मठाधीश्वर श्री महंत जयराम जी भारती और कला संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक श्री मिथिलेश कुमार जी त्रिपाठी, मोर्चे और प्रकोष्ठों का काम, सारे मोर्चे और प्रकोष्ठों का काम जिनको हमने दे रखा है बहुत ही सरल और सहज हैं। देखने में लगता होगा चेहरे से कि बड़े सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सृजनात्मक क्षमता के धनी हैं। ऐसे हमारे श्री महेंद्र जी पांडे और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु जी त्रिवेदी और सह संयोजक कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ श्री मोहन यादव जी और श्री अष्टाभ जी सिन्हा, सह संयोजक है ना, क्या है अष्टाभ जी, सह संयोजक, और इस कार्यक्रम के संचालक प्रिय गोविंद जी। लेकिन रवीश जी असीजा ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, घटा दीजिएगा। मैं कहता हूं कि आजकल हम लोगों के बारे में यदि बोलने लगते हैं तो लोग कुछ, चूंकि हर चीज की कीमत बढ़ रही है, उसी रौ में हम लोगों की भी कीमत बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। और सचमुच हम लोगों का यदि कोई नाथ है तो इस हिंदुस्तान की जनता है, वही हमारी नाथ है और उसी नाथ की हम लोगों को सेवा करनी है। और मित्रों, पहली बार भारतीय जनता पार्टी में कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके पहले सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हुआ करता था, लेकिन कुछ विद्वत जनों से परामर्श करने के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर भारत में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझते हुए यह आवश्यक है, उसे क्रियान्वित करने के लिए कोई ना कोई यदि मंच बनाया जाना चाहिए तो वह कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ बनाया है। मैं जानता हूं कि इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कला व संस्कृति प्रकोष्ठ के महत्व को समझते नहीं होंगे, इसकी अहमियत का ही उनको एहसास नहीं होगा। लेकिन जो भारत को समझते हैं, भारत के ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म को समझते हैं, वही कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के महत्व को समझ सकते हैं, अन्यथा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। कला की अहमियत आपकी समझ में आई होगी जिस समय यहां पर बच्चियों के द्वारा वंदे मातरम प्रस्तुत किया जा रहा था और अन्य लोगों के द्वारा भी वंदे मातरम के गायन होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि अपनी अंतर्मन में यदि झांक कर कोई देखे तो उसे इस बात का एहसास होगा कि उनका लय, उनकी अभिव्यक्ति बराबर मन के अंदर, हृदय के अंदर एक आध्यात्मिक भाव का सृजन करती थी। पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से। अब इन पारंपरिक लोकगीतों का महत्व तो बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जाइए हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों में जाइए, तब इसकी अहमियत को लोग समझेंगे। और इसमें सचमुच बहुत ही गंभीर कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो समझने लायक होते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने यह कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ बनाकर पार्टी के माध्यम से यह अभियान सारे देश भर में चलाने का फैसला किया है। और कला और संस्कृति का महत्व कितना है, मैं यदि कहूं तो सचमुच इसे अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए, कोई एग्जैगरेशन नहीं है कि लोग यदि कोई बड़े से बड़ा परिवर्तन यदि करना चाहते हैं, भारत में ही नहीं सारे विश्व में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कला एवं संस्कृत के माध्यम से वह बड़ा परिवर्तन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता मिली है, भारतीय जनता पार्टी को जो ऊंचाई हासिल हुई है, मानता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जिस्म के पसीने का यह करिश्मा है। वहीं पर इस सच्चाई को कौन नकारेगा?
रामायण और महाभारत सीरियल जो हमारे टीवी चैनल्स ने अपने चैनल्स के ऊपर चलाया था, उसने भी लोगों की मानसिकता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया था। उस परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य की रुझान तेजी के साथ बढ़ी थी। चैनल्स के ऊपर जो तरह तरह के कार्यक्रम आते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से जन सामान्य के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इसकी अहमियत को हमको समझना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि यह कला और संस्कृति हमारी व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना की एक अभिव्यक्ति है। कला और संस्कृति के माध्यम से हमारी व्यक्तिगत, हम अपनी भी चेतना की अभिव्यक्त कर सकते हैं, और कला और संस्कृति के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय चेतना की भी हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह कला, यह एक आध्यात्मिक कला, यह एक आध्यात्मिक उपादान है और इसकी जड़ें पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। और यदि मैं अध्यात्म की चर्चा करता हूं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, अध्यात्म क्या पूजा करना, पाठ करना, रामायण पढ़ना, क्या यही अध्यात्म है? मित्रों, यदि मैं पूछूं कि आपके जीवन में सबसे अधिक महत्व किस बात का है? आपको खाना दे दिया जाए लेकिन सम्मान न दिया जाए तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं तब भी आप सम्मान न दिया जाए तो आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको चलने फिरने के लिए अच्छी गाड़ी दे दी जाए तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा यदि सम्मान न मिले तो। मन की अनुभूति है, मन को क्या लगता है, ये व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है तो मन को अनुकूल संवेदना होती है, सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। होता है कि नहीं होता है? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चाहत जो होती है वो मन की संतुष्टि होती है। सबसे बड़ी चाहत मन की संतुष्टि होती है। और मनुष्य मन प्रधान है। पति और पत्नी का रिश्ता यह खून का रिश्ता नहीं होता है। पति और पत्नी का रिश्ता यह भावनाओं का रिश्ता होता है, मन का रिश्ता होता है। पिता और पुत्र का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है। पुत्री और माता, पुत्री और पिता का रिश्ता तो खून का होता है। अपने राष्ट्र के साथ, भारत की इस धरती के साथ यदि हमारा कोई रिश्ता होता है तो सचमुच मन का रिश्ता होता है, भावनाओं का रिश्ता होता है। आज आप देख नहीं रहे हैं यदि चीन और भारत, पाकिस्तान किस तरीके की हरकतें हमारे भारत की सीमा पर कर रहा है। हमारे और आपके घरों के साधारण परिवार के वह नौजवान अपने सीने का बटन खोलकर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, हमारे भारत माता की लाज बचा रहे हैं। क्या है वो भी सोच सकते थे कि हम तो यहां नौकरी करने के लिए आए हैं, हमको वेतन मिल जाएगा और जाकर हम मौज मस्ती करेंगे। मन भावनाओं का रिश्ता है। तो मनुष्य यह भावना प्रधान प्राणी है, मन प्रधान प्राणी है यह मनुष्य। और कहा गया है कि मनुष्य का जीवन यह मनोवृत्तियों का खेल होता है। मनोवृत्तियों का खेल है मनुष्य का। मन लग गया तो सब कुछ है, सारा जग यह बिल्कुल स्वर्ग है हमारे लिए। मन यदि नहीं लगा तो यह बिल्कुल नरक है। एक कहावत भी है, वो मुझे याद नहीं आ रही है कौन सी कहावत है। तो मन की यह अहमियत होती है। और यह मन जितने छोटा होता है वह आदमी उतना ही दुखी प्राणी होता है। जितना ही मन छोटा होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातें पर नाराज हो जाते हैं, जिसे लगता है उनके अहंकार को ठेस लग गई। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो जिसे मान लिया कि उनको जीवन भर के लिए दुश्मन मान लिया उन्होंने। राजनीतिक क्षेत्रों में मैं देखता हूं ऐसे ऐसे नेताओं को मैं यदि देखता हूं, अच्छा इसने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया था, इसको मैं सबक सिखा दूंगा, इसको कभी राजनीति में पांव नहीं जमाने दूंगा। इस छोटे मन से बड़ा काम नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों, कभी नहीं हो सकता। बड़ा काम बराबर बड़े मन से ही हो सकता है। ठीक है, आज किन्हीं कारणों से वो व्यक्ति ने कुछ कह दिया होगा, लेकिन हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है सामाजिक और राजनीतिक काम करने की,
उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारा धर्म है। हमको अपना मन बड़ा करना पड़ेगा। हमारे अंदर यदि ईर्ष्या, जलन, यह सब सारा पैदा हुआ तो हम क्या कर पाएंगे? और ठीक है, हमको जीवन में जो प्राप्त होना है, मैं बार बार कहता हूं, जीवन में जो प्राप्त होना है वह किसी की दया से प्राप्त नहीं होगा, किसी की कृपा से प्राप्त नहीं होगा। दिल्ली में भी हम सब जितने नेता बैठे हैं, मैं बार बार इस चीज की याद दिलाता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हम दाता नहीं हैं। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपका दाता नहीं है। दाता यदि कोई है तो केवल विधाता है, शेष सभी याचक हैं। यह मानकर पूरी हिम्मत और साहस के साथ काम करना चाहिए। मर्यादाओं का कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो यह मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही आपको सुख और उतने ही आनंद की अनुभूति होती जाएगी। एलिवेशन ऑफ मन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। और मैं तो इसे एक मैथमेटिकल फार्मूला के आधार पर भी मैं समझाता हूं। मन मान लो कि एक सर्किल है, एक वृत्त है, और इस सर्किल को जितना ही बड़ा करते चले जाओ, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में सुख और आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और उसको यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े मन से ही काम किया जा सकता है, छोटे मन से कोई काम नहीं किया जा सकता। और यही मन का एलिवेशन, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। और आप ये कल्पना करिए, आप भी कभी गाना गाते होंगे, सचमुच हृदय की गहराइयों से यदि कोई गीत यदि गाते होंगे, तो आपको जिस आनंद की अनुभूति होती होगी, जो गायक हैं सचमुच वही इसके महत्व को समझ सकते हैं। सब नहीं, बस ये पूरी तरह से रम जाते हैं, पूरी तरह से रम जाते हैं। आपने टेलीविजन चैनल्स पर भी देखा होगा, बहुत सारे पिक्चर्स देखते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, यह सब सारे देखते हैं। जो कलाकार उस पर होते हैं, और कलाकार जो भी अपनी कला की अभिव्यक्ति करते हैं, जो कला का प्रदर्शन करते हैं, वह छोटी मोटी बात नहीं है, वह एक बहुत बड़ी साधना है। उस साधना की अहमियत को भी हमको समझना चाहिए। सारे ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की स्थापना की है, और जोड़कर हम केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम केवल सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम समाज बनाना चाहते हैं और देश बनाना चाहते हैं। इसलिए कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की स्थापना यहां पर हम लोगों ने की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज आपको एहसास नहीं होगा इस कला एवं संस्कृति के प्रकोष्ठ के महत्व को। मैं समझता हूं 1 साल, 1.25 साल के अंदर ही लोगों को समझ में आने लगेगा कितना महत्वपूर्ण यह प्रकोष्ठ है, इस मंच है, यह मंच है। इसको बैठिए, आप लोग विचार करिए, परस्पर चिंतन करिए, तब जाकर यह चित्र आप सभी के समझ में बात आ जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को स्वीकार किया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और आप जानते हैं कि भारत की पहचान सारे विश्व में रही है, तो भारत के धन दौलत के कारण नहीं रही है। विश्व में हमारी पहचान रही है तो भारत की संस्कृति के कारण हमारी पहचान रही है। और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जो भारत के ऋषि और मनीषी इनके उदाहरणों को सही नहीं मानते हैं, बल्कि विदेशी यदि कोई बोल देता है तो उसी को कोट करते हैं और कहते हैं यही सही है। मित्रों, ऐसे सारे लोग भ्रम में हैं। जो ज्ञान विज्ञान भारत के अंदर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं विश्व के अंदर वह ज्ञान विज्ञान आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं एक विज्ञान का छात्र हूं, इसलिए मैं इस बात को मैं कह रहा हूं। आज भी विश्व में बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान जो रिसर्च हो रहे हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स, उसके मूल तत्व आज भी कहीं पर हम से वो प्राप्त करते हैं तो भारत के जो भारतीय वांग्मय है, भारत के धर्म ग्रंथ हैं, वहां से प्राप्त करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह रविंद्रनाथ टैगोर
कि यह पुस्तिका आज हमारे हाथ में अभी अभी दी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं इसमें बीएससी एमएससी की डिग्री हासिल किया हुआ कोई है? जरा हाथ उठाइए। बीएससी एमएससी। अच्छा, हाइजनबर्ग का नाम सुना है कितने लोगों ने? जरा हाथ उठाइए। हाइजनबर्ग, कम लोगों ने सुना है। अच्छा, सुना है। एक प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता का सिद्धांत है विज्ञान का, वह हाइजनबर्ग के द्वारा दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। उस हाइजनबर्ग जिसने कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के सिद्धांत को दिया है, आप सब यह मानते होंगे, सारा देश, ये सारी दुनिया यह मानती है कि हाइजनबर्ग ने दिया है। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक वैज्ञानिक, वो क्या, कोपरा, कोपरा उसका नाम है। उस वैज्ञानिक जो कि हाइजनबर्ग का मित्र था, उसने लिखा है कि हमसे मिस्टर हाइजनबर्ग ने यह कहा कि हमने इस अनिश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की जो तलाश की है, जो इसका इन्वेंशन किया है, वह मैंने अपने कारण नहीं किया है, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बैठकर वैदिक फिलॉसफी पर जब हमने चर्चा की, तब जाकर हमको इसका मूल ज्ञान प्राप्त हुआ। तब हमने इस अनिश्चितता के सिद्धांत का जो है अन्वेषण करने में सफलता प्राप्त की है। एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे, हजारों उदाहरण मिलेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यह आपका है मित्रों, दुनिया के दूसरे देश का नहीं है। लेकिन इस ओर, इन सब सारी चीजों की ओर जो ध्यान जाना चाहिए, किसी का गया नहीं है। भारत की संस्कृति के महत्व को एक उदाहरण से केवल मैं बतलाना चाहता हूं, जो सामान्य तौर पर सीधे समझ में लोगों की बात आ सके। जैसे मैं यदि पूछूं भारत में कितने तलाक होते हैं और दुनिया के अन्य देशों में कितने तलाक होते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश माने जाते हैं, उन लोगों के यहां भी जाकर देखो। ताकत तो है, धन दौलत तो है, सैन्य बल है, धन बल है, लेकिन उसके आगे नहीं कहूंगा। लेकिन जो बल हमारे पास है, वह बल उनके पास नहीं है। उनके यहां तलाक यदि 30%, 40%, 50% यदि होता होगा, तो भारत में बामुश्किल 1% होता होगा, 1% से कम होता होगा। है कि नहीं? यह सच्चाई है। पता लगा लीजिएगा, आंकड़े ले लीजिएगा। आजकल इंटरनेट है, कोई भी यह आंकड़े निकाल सकता है। क्यों? और केवल ऐसा नहीं है, केवल हिंदुओं में ऐसा होता हो, ऐसा नहीं है। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, जो भी भारत में पैदा हुआ है, जो भी भारतीय है, भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उन सबकी मैं बात कर रहा हूं, केवल हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं। भारत की संस्कृति किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ से विरोध करने वाली संस्कृति नहीं है। यह सबको लेकर चलने वाली संस्कृति है। और इसी भारतीय संस्कृति का ही करिश्मा था कि आज तक हमारा भारत एक सेकुलर स्टेट है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। दुनिया में अन्य कोई देश यह दावा नहीं कर सकता है कि वह सेकुलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष। यह आपकी संस्कृति का करिश्मा है, जिस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आप संयोजक यहां बैठे हैं, उसका करिश्मा। लेकिन सर्वाधिक तलाक वहां होते हैं, यहां नहीं। अब आप समझ लीजिए कौन सी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, इसको आप स्वयं समझ सकते हैं, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्या चाहते हैं कि यह संस्कृति समाप्त हो जाए? क्या चाहते हैं यहां पर भी 50% की दर से, 40%, 30% की दर से यहां पर भी तलाक हो? यहां क्या आप भी चाहते हैं कि यहां पर लिविंग रिलेशंस चलें? क्या हमारे यहां सामूहिक एक परिवार का जो कंसेप्ट है, क्या उसे नकार देना चाहिए इस अवधारणा को? क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते हैं जब सामूहिक परिवार होता है तो जहां पर आर्थिक सुरक्षा की अनुभूति होती है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, लोग आश्वस्त रहते हैं, चलिए आज हमने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, थोड़ा कम ही हो गया, लेकिन और कमाई हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा कोई संकट परिवार के लिए पैदा नहीं होने पाएगा। इसके कारण एक निश्चिंतता का भाव
रहता है, और साथ ही साथ परिवार के रहने के कारण एक भावनात्मक संतोष, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी रहता है। अब परिवार में 10 सदस्य रहते हैं तो आदमी अपने को एक सोशली सिक्योर्ड महसूस करता है, सामाजिक दृष्टि से भी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। नेताजी भी जाएंगे, जो अकेले कमरे में रहता होगा उससे वोट मांगने नहीं जाएंगे। जिस परिवार में 50 वोटर होगा उसके मुखिया के जाकर पैर के ऊपर अपना सिर रख देंगे। ये है सामूहिक परिवार। सामूहिक परिवार ये कहां मिलेगा? आज सारी दुनिया ही शोर लौट रही है। तो मित्रों, ये है कला संस्कृति का महत्व, इसको समझना होगा। ये मत मानिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रकोष्ठ है। अब जैसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, दुनिया में जैसे, अच्छा कोई एक हमको कोई उदाहरण बतला दीजिए दुनिया का कोई, कि किसी को न कहीं कोई निमंत्रण दिया जाता हो, न कहीं कोई विज्ञापन होता हो, न कहीं पर कोई एडवर्टीजमेंट किसी हमारे चैनल्स को दिया जाता हो, लेकिन उनको कोई बताता भी नहीं है। कुंभ का मेला होता है, मैं भी गया था स्नान करने, तो हमारे चैनल के मित्रों ने मुझे नंगी बदन दिखाया था, कहा बड़े मजबूत बदन वाले तो मैंने सोचा अब अगली बार ढक कर जाऊंगा ताकि नजर न लगने पाए तो वहां गया था मैं। तो ये बतलाइए, न कहीं पर कोई माइक से घोषणा हुई, न कहीं किसी ने सूचना भेजी किसी को। वहां पर लगभग करोड़ से अधिक लोग मौजूद थे, करोड़ से अधिक लोग मौजूद थे। दुनिया में और कहीं ऐसा होता है? कहीं होता हो तो बतला दीजिए, किसी की जानकारी हो तो। क्यों? ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, संस्कृति के प्रति आस्था है। इसने पूरे भारत को एक बनाकर रखा है, जोड़ कर रखा है। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति के प्रति आस्था जैसे जैसे लोगों की बढ़ती जाएगी तो भारत ही एक नहीं रहेगा, भारत ही अखंड नहीं रहेगा, बल्कि भारत कि संस्कृत ने जो एक कंसेप्ट दिया है सारे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम का, तो हम तो पूरे के पूरे परिवार, पूरे के पूरे विश्व को ही अपना परिवार बना लेंगे और पूरे विश्व को ही हम परिवार बनाना चाहते हैं। यह है भारतीय ये संस्कृति और कला प्रकोष्ठ का महत्व। अच्छा, दुनिया की जैसे अन्य संस्कृतियां हैं, आप देखते होंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, धनवान होता है, धन बल, और जिस देश के पास मिलिट्री पावर होता है, सैन्य बल, तो लोग कहते हैं कि साहब सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? जिसके पास की मिलिट्री पावर है और जिसके पास धन बल है, पैसे का पावर है, मनी पावर है। इसी आधार पर आप लोग मानते हैं ना कि और कोई दूसरा है। लेकिन भारत में कहते हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा, हम इसके कारण उस व्यक्ति को महान नहीं मान सकते, उस व्यक्ति को हम बड़ा नहीं मान सकते। अब जैसे मैं आप सबसे यदि मैं पूछूं कि बताओ कि कौन राजा सबसे बड़ा राजा हुआ है? क्यों? अरे उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। राजा जनक क्यों? अरे वाह, नहीं, हमारे यहाँ तो महान राजा बहुत सारे लोगों को लिखा गया। अकबर को भी महान राजा लिखा गया है, कुछ लोगों ने राणा को भी महान राजा लिखा है, बहुत लोगों को महान राजा लिखा है। किंग चार्ल्स को महान राजा मानते हैं, किंग लुई को मानते हैं, किंग आर्थर को मानते हैं, नेपोलियन को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास मनी पावर, धन बल था और मिलिट्री पावर, सैन्य बल था। इस कारण मानते हैं। भारत में जो त्याग करता है उसको महान माना जाता है, जो धनवान और जो बलवान होता है जिसके, उसको महान नहीं माना जाता। यह भारत की संस्कृति की विशेषता है। हमारे यहाँ गांधी जी घुटने तक धोती पहनकर चलते थे, तो सारा देश आज भी उस गांधी को याद करता है। सब पूरा देश आज भी याद करता है, उसी गांधी के पथ पर चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों, घुटने तक धोती पहनकर चलने वाले और नंगी बदन जो इस हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको हीन नजरों से कभी मत देखना। उनको यदि देखना तो सम्मान की नजरों से देखना, बराबर सम्मान की नजरों से देखना। वही हमारे आराध्य देव हैं। यही पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था, समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वही हमारा आराध्य।
इस भाव से यदि आप काम करेंगे, अब जैसे ये बच्चियां जो गीत प्रस्तुत करती हैं, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी तो नाम है, लेकिन उसके आगे परिवार शब्द उन्होंने लगाया है। बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं गया उस भाजपा परिवार। और परिवार यदि हम चलाना चाहते हैं तो छोटे मन से नहीं होगा, परिवार यदि चलेगा तो बड़े मन से चले। नहीं तो यदि किसी ने कुछ कर दिया तो हम अपना मुंह पीछे चलेगा, अच्छा इस बार हमको एमएलए का टिकट नहीं दिया, हम इनको मैं बताऊंगा, हाँ मैं इनका नारा नहीं लगाऊंगा, इनका बैनर नहीं लगाऊंगा, इनका झंडा मैं नहीं लगाऊंगा। ऐसे नहीं होता, बहुत बड़ा मन चाहिए। और आप अपने मन के आधार पर यह इसका मूल्यांकन आप कर सकते हो कि आप बड़े हो कि आप छोटे हो। यदि छोटा मन है तो आप समझ लेना कि आप चाहे जितना भी अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे जितना आलीशान गाड़ी में चल लो, चाहे जितने बड़े महल में रह लो, आप बड़े नहीं हो। यदि आपका मन बड़ा है और आप केवल लंगोटी पहनते हो तो आप सबसे बड़े हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस आधार पर मैं चाहता हूं कि आगे बढ़े, इस सोच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। यह हमारी सोच है। अपने देवी देवताओं को जानते हैं, सभी लोग कला में पारंगत थे। शंकर जी को देखिए, तांडव नृत्य उन्होंने किया था। हर चाहे कोई भी देवी देवता हो, तो कला ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अरे कला के माध्यम से और संस्कृति के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ दो मित्रों। और ये संदेश यदि कोई लेकर जा सकता है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता जा सकता है। आप जाइए और पूरे हिम्मत के साथ। अब फिर यह रोना नहीं होना चाहिए कि हमको अध्यक्ष जी सहयोग नहीं करते हैं, साहब मैं क्या करूं। अरे अध्यक्ष जी का होगा पूर्व जन्मों का पुण्य तो सहयोग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। काहे चिंता करते हो, आप अपने दमखम से करो, आप जाओ अपने यहाँ काम करो। ऐसे लोगों को देखो, ऐसी कौन सी प्रतिभाएं हैं आपको मालूम नहीं होगा। इस कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कई बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं, अभी आपको एहसास नहीं है। कई विश्वविद्यालयों की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं इसके साथ जुड़ी हैं। ऐसे ही यह काम नहीं शुरू हुआ है। महेंद्रनाथ जी पांडे हमारे यहां पर बैठे हुए हैं, मैंने बहुत आग्रहपूर्वक इसका नाम परिवर्तन कराया और तब इस काम को किया। इसको लेकर हमारे यहां हो क्या है, कला संस्कृति प्रकोष्ठ क्या है, क्या होता है। मैंने कहा आ जाएगा समझ में। और मित्रों, जिनकी समझ में नहीं आया था उन सभी को समझाना यह आपका धर्म है, आपका धर्म है। यही मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। करिए, जमकर करिए कार्यक्रम। जाइए, धन की भी जरूरत होती है कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए। जाइए, झोली फैला दीजिए ना। मैं तो सुनना चाहता हूं, कला संस्कृति वाले प्रकोष्ठ वाले अपनी झोली फैलाकर इसे घूम रहे थे बाजार में, शहर में, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया मांग रहे थे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। करिए ना, और जितना इकट्ठा हो जाए शाम को अखबार वालों को बतला दीजिए हमारा इतना इकट्ठा हुआ, कोई कार्यक्रम करिए, खर्च हो जाए तो उनको जो है बुला के 4 प्रेस वालों को बतला दीजिए इतना इकट्ठा किया था, इतना खर्च हो गया। करिए। और मेरा कम से कम यह बात यदि आप लोगों ने मान लिया और बड़े मन के साथ यदि आपने काम किया तो फिर आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई आपके बगल में टक्कर में बगल में नहीं, बगल में तो सबको खड़ा होना चाहिए। तो मित्रों, जमकर काम करिए। और ऐसा नहीं है कि और मैं बता दूं, यह मत मानिएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पर्शियन हो, कोई भी हो, सभी अपने भाई हैं। यदि मैं बड़े मन की बात यदि मैं कर रहा हूं तो मत समझना कि केवल यहीं तक सीमित है। बड़े मन चाहे जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ, वह सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सभी हमारे भाई हैं। इस उदात्त भाव से हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। अब कांग्रेस पार्टी, अब जानते हैं
हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा में विश्वास करती है उसको कम्युनल कहते हैं। इसे हिंदुस्तान की सबसे कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी, वो हमको कम्युनल कहेगी। क्या आप लोगों को इससे पीड़ा नहीं होती है? हम जिस विचारधारा, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को स्वीकार कर भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस विचारधारा को समझता कैसा है? आवश्यकता यह है कि इस विचारधारा के प्रति हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर प्रतिबद्धता पैदा करते हैं, जूझने मरने की ताकत उनके अंदर पैदा करते हैं। आवश्यकता इस बात की है। हम सबको जोड़ना चाहते हैं। किसी भी मानव नहीं, मानवेतर प्राणियों से भी हमको नफरत नहीं करनी चाहिए। यह है हमारी भारत की संस्कृति। और मानवेतर प्राणी तो छोड़ो बहनों भाइयों, जड़ की भी पूजा यदि होती है तो भारत की संस्कृति में ही होती है। पहाड़ को भी देवता मानते हैं, वृक्ष को भी देवता मानते हैं, तो केवल भारत की संस्कृति में होता है। और कहीं देखा है, कहीं सुना है? देखा है, सुना है कि नहीं? कहीं नहीं, केवल यही मिलेगा। सर्प को भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाते हैं तो केवल भारत में पिलाते हैं और कहीं नहीं पिलाते। यह है अध्यात्म भारत का। इस अध्यात्म को समझने की जरूरत है और इसी कला और संस्कृति के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। आज संभवतः दिन भर कार्यक्रम चलेगा मिथिलेश जी, और मिथिलेश जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इसके लिए। बहुत अच्छा, बहुत ही विनम्र, बहुत शालीन, बहुत धीर, बहुत गंभीर, एक अध्यवसायी, एक ऐसे आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे श्री मिथिलेश जी। इनके ऊपर मैंने जिम्मेदारी सौंपी है और उसका मार्गदर्शन हमारे श्री महेंद्र जी पांडे कर रहे हैं। आप सभी पूरी तरह से सहयोग करें, तन्मयता के साथ इसमें लग जाएं। आज के अवसर पर यही अनुरोध करने और साथ ही साथ आपको शुभकामना देने के लिए भी मैं आया था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।